हेलो एवरीवन। तो जैसा कि ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा दिए। तो अब हम लोग इंट्रोडक्शन के बाद जो आज है बेटा, आज से हम लोग मेन टॉपिक स्टार्ट करने वाले कंपनीज एक्ट का। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक ऑफ कंपनीज एक्ट एंड बेसिकली जो सीएस में कंपनी लॉ का पार्ट है बेटा। तो अब उसमें हम लोग सबसे पहले शेयर कैपिटल स्टार्ट करने वाले एंड डिवेंचर्स की बात करेंगे बेटा। तो शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स एक्चुअली कितने नंबर ऑफ सेक्शंस है, तो अब उसको हम लोग यहाँ पे पहले देख लेते हैं कितने नंबर ऑफ सेक्शंस यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है। तो हियर वी हैव अ टॉपिक ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स ओवर देयर। ये पूरा टॉपिक है बेटा जो मैं यहाँ पे आज स्टार्ट कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यू कह सकते हैं 50 मार्क्स। तो जो 50 मार्क्स में पार्ट रखा गया था बेटा, तो 50 मार्क्स वाले पार्ट में हम लोग शेयर कैपिटल सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एंड जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है 40 एंड देन उसके बाद हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। बट प्लीज मेक श्योर कि आप लोगों को सेटिंग अप में अगेन मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा सेक्शन नंबर 1 से लेकर 22 तक का प्रोविजन वहां पे आएगा। तो उसके आगे के जो नॉर्म्स है मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। टॉपिक कैन बी, वो हो सकता है दैट कैन बी यू कैन से द वर्ड कि बिगिनिंग में मैं कुछ और पढ़ा उसके बाद कुछ और टॉपिक चले, नो नीड टू वरी अबाउट इट। प्रोस्पेक्टस आएगा, शेयर कैपिटल पढ़ेंगे, डिवेंचर्स पढ़ेंगे, जनरल मीटिंग आएगा, डायरेक्टर आएगा। तो वो सारी चीजें मैंने वन बाय वन स्लाइड में आपको ऑलरेडी वो सेक्शंस दिखाए हुए थे बेटा। तो फर्स्ट जो मैं टॉपिक यहाँ पे आज स्टार्ट करने वाला हूँ, तो इट्स बेसिकली शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स। नंबर ऑफ सेक्शंस की यदि बात करें बेटा, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट जो शेयर कैपिटल से रिलेटेड, हियर वी हैव शेयर कैपिटल एंड देन वी हैव डिवेंचर्स। So then we have debentures. तो as in the case of the share capital, if I'm talking about the number of sections, तो सेक्शन नंबर 43 से लेकर 70 तक हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेटा। एंड देन डिवेंचर्स में वी हैव ओनली वन सेक्शन, इट्स 71। एक सेक्शन है जो लास्ट में हम लोग नॉमिनेशन के रिगार्डिंग हम लोगों को पढ़ना है। बट ओवरऑल यदि प्रोविजंस की मैं बात करूं और जो खासकर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर से रिलेटेड जो है बेटा, वो ये दो अलग अलग यू कैन से व्हाट सेक्शंस के पार्ट रखे गए, जिसमें सेक्शन 43 से लेकर 70 तक हियर वी हैव अ टॉपिक ऑफ शेयर कैपिटल एंड देन 71 व्हिच डील्स विद द डिवेंचर्स। along with all these sections we need to go through the rule। and यहाँ पे जो रूल है बेटा, इट्स कंपनीज शेयर कैपिटल and you can say the debentures rules 2014। तो along with all these sections हम लोगों को ये पर्टिकुलर रूल भी पढ़ना है बेटा, एंड विच इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट। इन कहाँ पे कौन सा रूल हमारे लिए रेलेवेंट होगा, किस सेक्शन के साथ कौन सा रूल हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं, तो वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इज इट क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना। तो 43 से सेक्शन का प्रोविजन आएगा, बट अलोंग विद सेक्शंस हम लोगों के ये कंपनीज एक्ट के जो रूल्स हैं बेटा, जो शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स रिलेटेड है, तो अब ये दोनों टॉपिक के लिए एक ही कॉन्सेप्ट एक ही सेगमेंट में हम लोग यहाँ पे इस रूल्स को पढ़ने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग टॉपिक पे आते हैं बेटा, और मैं अब आप लोगों को यहाँ पे स्टार्ट जो यहाँ पे करने वाला हूँ शेयर कैपिटल से वन बाय वन हम लोग प्रोविजन डिस्कस करने वाले हैं। तो यू कैन सी द टर्म फर्स्ट पार्ट बिगनिंग, शेयर क्या होता है और कितने कैटेगरी के शेयर्स होते हैं। तो आगे सेक्शन 43 पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ स्पेसिफिक टर्म जो स्टार्टिंग में सेक्शन 2 में ही रखा गया है वो यहां पर डिस्कस करेंगे। ऑल्दो 2 से रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजन हम लोग सेटिंग अप में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पे यदि मैं बात करूं तो शेयर जो वर्ड है बेटा वो भी अगेन सेक्शन 2 में ही डिफाइन किया गया है, क्योंकि सेक्शन नंबर 2 टॉक्स अबाउट द वेरियस डेफिनेशन एंड अलग अलग टॉपिक में अलग अलग पॉइंट्स आएंगे, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग वर्ड्स आएगा। तो उन सभी वर्ड के बारे में हमें जानना है, तो उसके लिए हमें सेक्शन 2 ही देखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो हियर वी हैव अ टर्म शेयर, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड शेयर होता क्या। लॉ मेकर ने सेक्शन 2 क्लॉज 84 में बेटा शेयर की डेफिनेशन को रखा है। तो शेयर को जो एक्सप्लेन किया गया, शेयर को जो डिफाइन किया गया, शेयर का जो मीनिंग है वो सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 84 में मेंशन किया गया। तो सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 84 में क्या प्रोविजन है, पहले हम वो डिस्कस करते हैं एंड देन हम उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे बेटा। तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 84 डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ शेयर
and here we have share means a share in the share capital of a company and which also include stock. तो फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर का मतलब क्या है बेटा? अ शेयर. बट ये किस इस पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो लॉजिकली देखा जाए तो डेफिनेशन हम लोगों को क्लियर होगा इन स्टेटमेंट पढ़ने से सिर्फ कि सर शेयर का मतलब शेयर है और वो किस में उस शेयर रखा गया? शेयर कैपिटल में रखा गया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर पढ़ रहे हैं, देन अगेन वी हैव अ टर्म शेयर एंड अगेन हियर वी हैव अ टर्म शेयर कैपिटल. तो बिफोर शेयर कैपिटल वी नीड टू गो थ्रू द टर्म शेयर एंड हियर वी हैव अ डेफिनेशन ऑफ शेयर. बट वो शेयर एक्चुअली किस में से रखा गया? किसका पार्ट माना गया? शेयर कैपिटल का. तो शेयर है क्या? दिस इज बेसिकली यू कैन से द वर्ड पोर्शन और यू कैन से द पार्ट. तो ये सब क्या है बेटा? एक पोर्शन है, एक पार्ट है और वो किसका है? शेयर कैपिटल का. एक कैपिटल इट्स बेसिकली ऑल अबाउट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो टोटल पैसा जो कंपनी में इन्वेस्ट किया गया वो सबका मिला के क्या है? अपना अपना पोर्शन है. तो हर एक एक पर्सन के पास जितना पोर्शन है बेटा वो उसके लिए उसका हिस्सा माना जाएगा एंड दैट विल बिकम शेयर. तो शेयर इज नथिंग, दैट इज योर पोर्शन. तो हर एक एक पर्सन का खुद का जो पोर्शन है बेटा, खुद का जो हिस्सा है उसी को हम लोग नाम क्या दे रहे हैं? शेयर बोल रहे हैं. तो और बट वो हिस्सा किसमें? जो टोटल कंपनी में कंट्रीब्यूशन है, जो टोटल कैपिटल है, जो सभी लोगों ने मिलके थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट किया. किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 20 लाख, किसी ने 50 लाख. सो वो जो टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल है बेटा उसमें जो हमारा खुद का हिस्सा है, हमारा जो खुद का पोर्शन है उसी को नाम क्या देंगे हम लोग? सो दैट विल बिकम शेयर. तो शेयर इज नथिंग, इट्स योर पोर्शन, इट्स योर पार्ट, इट्स योर इंटरेस्ट. एंड वो किस में है? इन टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी. अब वो आपका स्टॉक के फॉर्म में भी हो सकता है. तो अब वो स्टॉक क्या होता है आगे सब्सिक्वेंटली हम लोग डिस्कस करेंगे. बेसिकली टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल को ये तो पार्ट में आप डिवाइड कर लो, छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में, विच में भी इवन 10 रुपीज 20 रुपीज एनीथिंग कैन बी देयर. तो वो क्या बन जाता है? शेयर बन जाता है. लेकिन हम उसको एज अ लमसम ट्रीट करते हैं, तो अमाउंट ऑफ कैपिटल. लेकिन यदि मैं सारे शेयर को कैंसिल कर दूं तो आज से हम उसको नाम क्या देने वाले हैं? दैट वी हैव अ कॉमन स्टॉक ऑफ कैपिटल. तो इसका मतलब है कि अब किसी के पास कोई भी स्पेसिफिक पोर्शन वो नंबर ऑफ शेयर के पार्ट में नहीं है, मतलब वो एक एक छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में नहीं है बेटा. अब जितने भी लोग हैं वो सब के सब एक स्पेसिफिक अमाउंट की बात करेंगे, एक स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे एंड जो आपका टोटल लमसम अमाउंट का एक पोर्शन होगा, एक पार्ट होगा. एंड वो बेसिकली हम लोग क्या बोलने वाले हैं? उसको एज अ कंप्लीट स्टॉक बोलने वाले हैं. तो स्टॉक इट्स अगेन स्टॉक ऑफ व्हाट? स्टॉक इज नथिंग, इट्स lump sum अमाउंट ऑफ द व्हाट? कैपिटल एंड which has been invested by each and every person in a company. तो जो हमारा पैसा है, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है बेटा, तो वो कैपिटल है. अब यदि वो छोटे छोटे स्मॉल पोर्शन में दिया गया तो उन सबको मिला के अपना खुद का हिस्सा बन जाएगा एंड उसी को हम शेयर बोलने वाले हैं. लेकिन यदि हम उसको कॉमनली एक टर्म देते हैं तो इसका मतलब हमारे पास यदि कोई छोटे छोटे स्मॉल पार्ट नहीं है, उन सबको हटा दिया जाए तो पूछा जाए कि सर टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट कंपनी में हुआ आपका पोर्शन कितना है? तो जो टोटल अमाउंट है बेटा सो दैट विल बिकम स्टॉक एंड उसी में हमारी इन्वेस्टमेंट की बात बोलेंगे. तो दैट्स व्हाई हियर वी हैव अ टर्म शेयर मींस अ शेयर व्हिच मींस पोर्शन और पार्ट in the share capital of a company and that will also include stock over there. So is it clear for all of you? तो ये था सेक्शन 2 क्लॉज 84 में शेयर क्या होता है उसको क्लेरिफाई किया गया, उसको डिफाइन किया गया. तो शेयर क्या होता है उसको क्लेरिफाई, उसको डिफाइन किया गया यहाँ पे. इन खासकर वो आपके पोर्शन के रिगार्डिंग टर्म था एंड इसलिए लॉ मेकर का ऑब्जेक्टिव जो शेयर लिखना था कि शेयर मींस अ शेयर, तो इसका मतलब आपका एक इंडिविजुअल पार्ट, आपने जो एक अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट किया, so that's why that amount will become what? Share. But वो किसका है? वो टोटल अमाउंट ऑफ पार्ट. तो टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल का पार्ट है, तो वो टोटल जो सबने अपना अपना हिस्सा लगाया. सो दैट्स व्हाई द टर्म इज सेड टू बी शेयर कैपिटल. तो ये था सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 84 की पहले इंटरप्रिटेशन बेटा. अब सेक्शन 2 क्लॉज 84 यदि आपको क्लियर हो गया तो उसके आगे हम लोग फर्दर इसके इंटरप्रिटेशन में वन बाय वन कुछ टर्म और पढ़ने वाले हैं. तो पहले हमने उसको डिफाइन की, उसकी इंटरप्रिटेशन पढ़ी, अब और कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक टर्म की बात कर रहे हैं जो आपको रिटेन करना है. तो शेयर अभी मैंने बताया आपका खुद का हिस्सा है और आपका हिस्सा आपके लिए क्या होगा? इंटरेस्ट. यहां पे इंटरेस्ट का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज मेक श्योर इट्स नॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि आपका कंपनी में खुद का
समहाउ कहीं ना कहीं कितना स्टेक, कितना बेनिफिट जुड़ा हुआ है, कितना आप कंपनी में आप समहाउ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, तो कितना आप कंपनी के टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, सो दैट इज योर इंटरेस्ट। तो जब हमारा कहीं पे भी किसी भी नेचर का कोई ना कोई कनेक्शन होता है बेटा, किसी भी नेचर का कंसर्न होता है, तो हम यदि वहां से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो बेसिकली वो इंटरेस्ट माना जाता है। सो दैट्स व्हाई हियर वी हैव अ टर्म ऑफ इंटरेस्ट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब यहां पे क्लियरिफाई कर दिया गया कि सर आपका पोर्शन है एंड उसी पोर्शन को यहां पे हम लोग इंटरेस्ट या फिर शेयर नाम दे रहे हैं बेटा। बट प्लीज मेक श्योर हर एक एक मेंबर का वो जो पोर्शन है बेटा, तो उन सभी मेंबर के लिए वो उसका इंटरेस्ट है, एंड उन सभी मेंबर का जो इंटरेस्ट है उसी को हम यहां पे शेयर बोल रहे हैं बेटा। देयरफॉर इट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर विच इज ऑल्सो नोन एज मेंबर ऑफ अ कंपनी। और जनरली हम लोग टर्म मेंबर यूज करेंगे क्योंकि शेयर होल्डर और मेंबर दोनों अलग अलग कई बार टर्म यूज किया जाता है। और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम लोग प्रायोरिटी देने की बात करें, कंसिडर करने की बात करें बेटा, तो वो मेंबर वर्ड कंसिडर करेंगे, शेयर होल्डर वर्ड कंसिडर नहीं करने वाले। बट स्टिल नंबर ऑफ टाइम व्हाट वी कैन डू, हम लोग उसको इंटरचेंजेबली यूज करते रहते हैं, शेयर होल्डर मेंबर, शेयर होल्डर मेंबर, बट एक्चुअली दोनों में डिफरेंस है जो आपको रिटेन करना है, जो आपको ध्यान में रखना है। अब उस पर्टिकुलर पर्सन का इंटरेस्ट डेफिनेटली लायबिलिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से की बात करें एंड वो आपके डिविडेंड की बात करें, तो वो दोनों ही चीजें संभव कहने की उसी के अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे डिपेंडेंट है बेटा। सो दैट्स व्हाई द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज मेड बाय द कंपनी, इट्स ऑलवेज connected with certain rights and liabilities, and all such rights and liabilities can be varied from time to time. Voting right, dividend right, bonus right, right issue, so these are the rights. Along with the rights we have liability, and what about the liability, that जितने अमाउंट ऑफ शेयर हमने लिए बेटा उस पे आपको टोटल अमाउंट जो आपने प्रॉमिस किया शेयर को लेने के लिए, यू हैव टू मेक द पेमेंट, तो वो आपको पूरा कंप्लीटली पे करना पड़ेगा। सो यू कैन नॉट अवॉइड इट। तो आज से उस पर्टिकुलर हिस्से में, उस पर्टिकुलर पोर्शन में, उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट में नंबर ऑफ राइट और नंबर ऑफ लायबिलिटीज की बात करते हैं बेटा। तो जो उसके साथ कनेक्टेड है, जो उसके साथ अटैच्ड है, तो आप यदि शेयर एक्वायर करेंगे तो वो सारे राइट्स भी आपके और सारे लायबिलिटीज भी आपकी। तो आपको राइट्स अवेल करने का पूरा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बट एट द सेम टाइम आपकी जो ड्यूटी है, आपकी जो लायबिलिटीज है, तो डेफिनेटली उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू फुलफिल इट। तो सेक्शन 2 खत्म। तो सेक्शन 2 क्लॉज 84 कंप्लीट। तो सेक्शन 2 क्लॉज 84 किससे डील कर रहा था, डेफिनेशन, और वो किस चीज का बेटा, शेयर का। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन नंबर 44। यू जस्ट वेट फॉर 43, अभी हम डिस्कस करेंगे। बट 43 से पहले सेक्शन 2 क्लॉज 84 में जो टर्म शेयर आया उसकी कनेक्टिविटी सेक्शन 44 के साथ हम लोग यहां पे देख लेते हैं। तो सेक्शन आगे पीछे अलॉन्ग विद कनेक्टिविटी हम लोगों को पढ़ना है बेटा। तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 84 में जो टर्म शेयर लिखा हुआ है वो सेक्शन नंबर 44 में उसकी कनेक्टिविटी है, और लॉ मेकर सेक्शन 44 में सिर्फ शेयर की बात नहीं कर रहे बेटा। Along with the share, we have a term debentures and other interest, maybe bond, units, anything can be there. Anything can be there. Guarantee can be there. So anything can be there. तो जब हम शेयर की बात करते हैं, डिवेंचर्स की बात करते हैं, एनीथिंग जो भी चीजें हैं बेटा, सेक्शन 44 वो कहते हैं हमारे लिए किस नेचर की प्रॉपर्टी है, इट्स मूवेबल प्रॉपर्टी। तो शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड एक्सेट्रा, दीज आर द प्रॉपर्टी फॉर ऑल ऑफ अस। बट एज वी नो दैट वी हैव अ टू डिफरेंट नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी, इट्स मूवेबल एंड इमूवेबल। तो सर ये किस कैटेगरी का पार्ट माना जाएगा, दिस विल बी अ पार्ट ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी। एंड सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 7 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या कहते हैं कि जब कोई भी प्रॉपर्टी मूवेबल नेचर का है बेटा, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन इजीली ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो दैट्स व्हाई सेक्शन 2 क्लॉज 7 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट वो किसकी रिगार्डिंग है, डेफिनेशन ऑफ गुड्स। तो डेफिनेशन ऑफ गुड्स आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा होगा। तो डेफिनेशन ऑफ गुड्स आपने यदि सीएस फाउंडेशन आपने किया होगा तो डेफिनेटली पढ़ा होगा। सीएसईटी वाले जो बच्चे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे ईबीसीएल सेकंड मॉड्यूल में बेटा, तो वो पार्ट वहां पे आएगा। तो जब हम लोग वहां पढ़ेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे। तो अभी फॉर अ टाइम बिंग जो शेयर है बेटा वो हमारे लिए एक प्रॉपर्टी है, हमारे लिए एक प्रॉपर्टी है। एंड प्रॉपर्टी बेसिकली दो कैटेगरी के हैं, एक मूवेबल है, एक इमूवेबल। तो ये हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट है। एंड प्रॉपर्टी इज नथिंग, इट्स ऑल अबाउट द ओनरशिप। एंड कब एक पर्सन के लिए एक पर्टिकुलर एसेट के लिए उसके पास ओनरशिप मानी जाएगी, कब उसके लिए वो प्रॉपर्टी मानी जाएगी, व्हेन यू हैव अ बंडल ऑफ राइट्स
when you have a bundle of rights which you can avail freely, then it is said to be property for you. अब चाहे वो लैंड बिल्डिंग हो या फिर शेयर हो, गोल्ड हो, एनीथिंग कैन बी देयर, डिवेंचर्स, एनीथिंग कैन बी देयर. तो जब आप पैसा लगा के कोई चीज खरीदते हैं तो आपके लिए वो एसेट है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, एंड यू कैन अवेल, यू कैन यूटिलाइज, यू कैन एंजॉय दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फ्रीली. तो आज से सेक्शन 44 के अकॉर्डिंगली जो शेयर है बेटा, वो हमारे लिए मूवेबल नेचर की प्रॉपर्टी है, एंड वो हमें रिटेन रखना. एंड जब मूवेबल है तो वी कैन फ्रीली ट्रांसफरेबल, वी कैन इजिली और फ्रीली ट्रांसफर इट, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन एज स्पेसिफाइड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. तो ट्रांसफर किस वे में होगा, उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस हमें चेक करने की रिक्वायरमेंट है. तो चेक तो हम कंपनीज एक्ट में भी पढ़ेंगे. हाउ द शेयर इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड, तो कंपनीज एक्ट में प्रोविजन है उसके लिए अगेन कुछ कंडीशंस लिखे हुए. यदि आप कोई भी शेयर अपना जो अपना हिस्सा है, आप उसको बेचना चाहते हो, आप उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो अगेन वी हैव अ कंडीशंस, एंड वो कंपनीज एक्ट के कंडीशंस हैं. लेकिन साथ ही साथ ये बोलेगा दैट ट्रांसफरेबल इन एनी मैनर एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्राइवेट कंपनी का बहुत रेलेवेंट है. तो प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 68 जब आप पढ़ोगे सेटिंग अप में, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा. क्यों मैं उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि वहां पे उसकी रेलेवेंसी है, वहां पे उसकी इंपॉर्टेंस है, वहां की उसकी कनेक्टिविटी है. तो इसलिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन की बात करते हैं बेटा. तो इसलिए प्राइवेट कंपनी के शेयर जनरली ट्रांसफरेबल तो होते हैं, बट रिस्ट्रिक्टिवली विद सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड. तो दैट्स व्हाई हियर वी हैव अ टर्म दैट शेयर्स ट्रांसफरेबल है, बट विद कंडीशन एंड विच वी नीड टू फुलफिल. एंड वो कंडीशन कहीं और नहीं, हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या करना पड़ेगा, चेक करने की रिक्वायरमेंट है. तो हमारे लिए वो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, जो आगे आपको अलग अलग कंपनीज में टाइम टू टाइम वहां पे देखना पड़ेगा. तो सेक्शन 2 क्लॉज 84 एंड देन सेक्शन नंबर 44. 2 क्लॉज 84 डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ द शेयर, एंड सेक्शन नंबर 44 डील्स विद द, यू कैन से द व्हाट, नेचर ऑफ प्रॉपर्टी, कि सर शेयर किस नेचर की प्रॉपर्टी है. सेक्शन एक एक पॉइंट आपके टिप्स पे हो जाना चाहिए बेटा, एंड आई एम श्योर अबाउट इट. वो सारे सेक्शन आपको डेफिनेटली 100% गारंटी है, श्योरिटी के साथ आपके टिप्स पे होंगे ही होंगे. तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, एंड इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट. काइंड्स बोलो, क्लासिफिकेशन बोलो, टाइप्स बोलो, एनीथिंग कैन बी देयर. तो हियर वी हैव अ टर्म ऑफ काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल. सेक्शन 43 read with, you can say, the rule number 4 of companies शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स रूल 2014. तो मैंने अभी बताया था कि सिर्फ सेक्शन यहां पे पढ़ना कंप्लीट नहीं है, along with the sections we need to go through the various rule, and here we have a rule first and it's a 4. तो पहला जो हम लोग रूल पढ़ रहे हैं उस कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल का बेटा, एंड वो रूल नंबर कौन सा है, 4 पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे. तो रूल नंबर 4 हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, एंड जो किससे डील करते हैं, सर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014 में, काइंड्स ऑफ शेयर में, क्योंकि एक स्पेसिफिक नेचर का शेयर आएगा जिसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे विद सर्टेन फ्यू अमेंडमेंट्स ओवर देयर. तो वो भी साथ के साथ हम लोग कंटिन्यू करने वाले बेटा. तो वो भी अमेंडमेंट वहां पे मैं कवर अप करूंगा, एंड जो एक बड़ा रेलेवेंट अमेंडमेंट है, तो वो हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 4 में. तो रूल 4 याद रखना, क्योंकि इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड जहां पे रूल के रिगार्डिंग में इंपॉर्टेंट बोलूंगा तो वो रूल भी आपको रिटेन करना है. तो सेक्शन तो करना ही करना है, प्लस वो रूल जितने भी इंपॉर्टेंट रूल मार्क किए जाए, तो यू हैव टू गो थ्रू द एंटायर रूल एंड यू नीड टू डू वन थिंग, आप उसको रिटेन करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो काइंड्स में हियर वी हैव टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर एज यू कैन सी ओवर देयर. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग बात करें बेटा, यू कैन सी इक्विटी शेयर. तो पहले हम इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करते हैं. इक्विटी शेयर में एक टर्म लिखा है दैट इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट, एंड लिखा है इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट विच मे बी इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड, दैट कैन बी, यू कैन से, द वोटिंग राइट और इवन अदरवाइज. ये वाला जो पॉइंट है बेटा, इसी के लिए हम बात करेंगे किसके लिए, रूल नंबर 4 की. तो रूल नंबर 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट डील्स विद वन स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ द शेयर, एंड उसके टर्म्स एंड कंडीशन कि सर वो कैसे इशू किया जाए, उसके लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करने की रिक्वायरमेंट है, वो किस में पढ़ा जाएगा, रूल 4 में. एंड जिसमें हम लोग डिफरेंशियल वोटिंग राइट की शेयर्स की बात करते हैं, मतलब सिंपल DVR. तो शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, सो दैट कैन बी डिफरेंशियल dividend right, that can be some other right, that can be combination of both.
तो इसका मतलब है हम लोगों को रूल 4 में डीवीआर पढ़ना कंपलसरी है, एंड रूल 4 इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बट सर थोड़ा सा यहाँ पे एक ब्रीफली एक आइडिया लग जाता कि वोटिंग राइट और डिफरेंशियल राइट है क्या, तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट ब्रीफली। मैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो देखो क्या होता है। नॉर्मली इन जनरल हम यदि नॉर्मली बात करें, इन जनरल यदि बात करें, तो हमेशा जब हम किसी भी शेयर की बात करते हैं बेटा, तो वन शेयर ऑलवेज इक्वल टू यू कैन से द वन वोट। तो मैं वोटिंग की बात कर रहा हूं, वोटिंग के बेसिस पे, तो इसका मतलब है हर एक एक शेयर के बदले हम लोगों को कितने वोट मिलते हैं बेटा, एक वोट मिलता है। सो लेट्स से इफ देयर इज अ पर्सन एक्स एंड इसके पास कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं बेटा, तो 10,000 शेयर्स का मतलब है कि दैट 10,000 शेयर्स इज इक्वल टू 10,000 वोट्स। हाउ मेनी नंबर ऑफ वोट्स, 10,000, क्योंकि सर इस पर्सन के पास कितने शेयर हो गए, 10,000। ऐसे बेटे यदि कोई पर्सन है जिसके पास कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं, तो नंबर ऑफ वोट्स कितने हो जाएंगे, 1 लाख। ऐसे कोई पर्सन है कंपनी में बेटा जिसके पास नंबर ऑफ शेयर्स 50 लाख है, तो नंबर ऑफ वोट्स कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। तो इसका मतलब है सर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में कोई वेरिएशन नहीं है, हर एक एक पॉइंट ऑफ टाइम में वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट की बात कर रहे हैं, वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट की। तो अब हमारे लिए यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ कि सर आपके लिए जितना वोटिंग राइट होगा वो भी मेरे पास उतना ही वोटिंग राइट है। इट डिपेंड्स नंबर ऑफ शेयर हम कितना होल्ड कर रहे हैं। तो यदि आप 5 लाख शेयर होल्ड कर रहे हैं, मैं भी 5 कर रहा हूं, तो मेरे पास इक्वल राइट हो गया। लेकिन आप यदि 5 होल्ड कर रहे हैं, मैं यदि 50 कर रहा हूं, तो इसका मतलब मेरे पास 50 लाख वोट होगा और आपके पास 5 लाख वोट होंगे। हाँ, नंबर ऑफ शेयर के बेसिस पे यदि मैं वोट की बात करूं, तो वहां पे आपके पास भी एक शेयर के बदले एक ही वोट है और मेरे पास भी यहाँ पे एक शेयर के बदले एक ही वोट है बेटा। तो ये होता है जनरल पार्ट, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल क्राइटेरिया रिगार्डिंग द वोटिंग राइट। तो इक्विटी शेयर हैविंग वोटिंग राइट, एंड इक्विटी शेयर के साथ प्लीज मेक श्योर हमेशा वोटिंग राइट जनरली कनेक्टेड होता है, एक्सेप्ट सर्टेन केसेस जहां पे आपको वोटिंग राइट सीज हो सकता है। पढ़ेंगे सेक्शन 106 ऑफ द कंपनीज एक्ट, पढ़ेंगे सेक्शन 106 जहां पे आपका वोटिंग राइट सीज हो सकता है, एंड उसमें प्रोविजन लिखा हुआ है। तो इट्स बेसिकली इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट, एंड हियर वी हैव अ नॉर्मल इक्विटी शेयर दैट वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट। अब हम लोग बात करते हैं स्पेशल नॉर्म्स, स्पेशल प्रोविजन, और ये किसके रिगार्डिंग है बेटा, डीवीआर के एस्पेक्ट में। तो हियर वी हैव अ डीवीआर। मान लेते हैं कंपनी ने कहा कि हम कुछ ऐसे शेयर इशू करने वाले हैं जहां पे एक शेयर के बदले 5 वोट्स मिलेंगे बेटा, जहां पे एक शेयर के बदले 5 वोट्स। तो यहां पे एक्स ने जो शेयर होल्ड कर रखा था 10,000, तो उसके पास कितने वोट हो गए, 10,000। अब मान लेते हैं यहां पे एक पर्सन आपका वाई है बेटा, एंड इसके पास कंपनी के इसके पास 10,000 शेयर्स हैं। डिफरेंस ये है कि कौन से वाले शेयर है बेटा, डीवीआर वाले शेयर्स हैं। तो इसका मतलब है यहां पे वन शेयर इज इक्वल टू 5 वोट है। तो इफ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट, तो नंबर ऑफ वोट्स कितने हो जाएंगे, ये शेयर हो गया। तो यहां पे नंबर ऑफ वोट की बात करें बेटा, so it's 10,000 multiplied by 5, and because of that reason y having 50,000 vote. So now you can compare both the element, both the person, x having 10,000 vote for 10,000 shares, but y although having 10,000 shares but number of votes, ये बताओ क्या 10,000 है, नहीं, यहाँ पे 50,000 है। तो don't you think it's a discrimination? Don't you think it's a difference? Don't you think it's a, you can say the differential aspect of the voting rights or not? Yes. तो फर्स्ट में 10,000 वोट, बट यहाँ पे 50,000 की वोट। बट ऐसा क्यों हम लोग बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि द क्राइटेरिया, द स्ट्रक्चर यू नो वेरी वेल, इट्स डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट की बात कर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोविजन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द नॉर्म्स, क्या लिखा हुआ है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या रीजन है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रीजन ये था बेटा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रूल 4 पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे शेयर आप नॉर्मली इशू नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कंडीशंस फुलफिल करना पड़ेगा, एंड लॉ मेकर ने वो कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड कर रखा है बेटा। तो वी हैव टू गो थ्रू विद ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, एंड देन वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि सर एक्चुअली वो शेयर होता है क्या। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बेटा। तो ये था फर्स्ट शेयर के रिगार्डिंग। अब सेकंड में आते हैं, एंड यू कैन सी सेकंड जो किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं बेटा, इट्स ऑल अबाउट द टर्म विच इज नॉन एज व्हाट, इट्स प्रेफरेंशियल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो एक हो गया इक्विटी शेयर, दूसरा हो गया प्रेफरेंस शेयर। एक हो गया इक्विटी एंड दूसरा हो गया प्रेफरेंस। बट इक्विटी हैविंग अ टू डिफरेंट पार्ट, इक्विटी शेयर विद नॉर्मल वोटिंग राइट एंड इक्विटी शेयर विद यू कैन सी द डीवीआर। तो these are the two different shares which we need to understand as in the case of the section number 43। बट अभी कहानी खत्म नहीं हुआ।
सर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर बोलेंगे किसको, ये तो डिफाइन करो, क्योंकि वो भी शेयर है ये भी शेयर है, तो बट व्हाई देयर इज अ टर्म इक्विटी एंड व्हाई देयर इज अ टर्म प्रेफरेंस। अभी नॉर्मल इक्विटी शेयर एंड शेयर में डिफरेंशियल वो तो समझ में आ गया, बट स्टिल इक्विटी एंड प्रेफरेंस में क्या डिफरेंस है, प्लीज क्लेरिफाई इट। तो आई एम गोइंग टू क्लेरिफाई इट, एंड ये लिखा है बेटा एक्सप्लेनेशन में, मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर एंड यू कैन से द वर्ड मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और ये दोनों ही हम लोग यहां पे मीनिंग पढ़ने वाले हैं बेटा। एंड ये किसमें लिखा है, एक्सप्लेनेशन ऑफ यू कैन से द सेक्शन नंबर 43। तो 43 के एक्सप्लेनेशन में हम लोग यहां पे बेसिकली बात कर रहे हैं किसके रिगार्डिंग बेटा, डेफिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेफिनेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अभी अब डेफिनेशन क्या है, वन बाय वन, एक एक वर्ड एक एक पॉइंट इंटरप्रिटेशन चाहिए। सो हियर वी हैव फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, इक्विटी शेयर कैपिटल विद रेफरेंस टू कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो इसका मतलब है जो शेयर पढ़ रहे हैं बेटा यहाँ पे इक्विटी शेयर, वो कौन कौन सी कंपनी की बात करेंगे, सर सिंपल वर्ड लिखा है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो इक्विटी शेयर मतलब क्या है, सर हम लोग बात करेंगे उन सभी कंपनीज के लिए जो लिमिटेड बाय शेयर्स है। सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 22 विल डिस्कस ओवर देयर, वो पॉइंट आएगा। एंड अगेन सर सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 22 ये आप अगेन कनेक्ट कर रहे हो, कहां पढ़ेंगे, सेटिंग अप में। तो सेटिंग अप में वी हैव अ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 22 एंड इट्स बेसिकली कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो कौन सा होगा, ऑल द शेयर, ऑल शेयर कैपिटल विच इज नॉट ए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को छोड़ के जितने भी रेस्ट ऑफ शेयर बचे कंपनी में शेयर कैपिटल, वो सबके सब क्या माने जाएंगे, इक्विटी माने जाएंगे। तो अल्टीमेटली इससे डेफिनेशन क्लियर हुआ, आंसर इज नो, कि दैट इट्स ए बेसिकली व्हाट, कि दैट apart from the preference rest of the share it's equity, but how we can differentiate, it's not a definition and we need a proper definition of equity and preference। तो एटलीस्ट दोनों में से कोई एक तो डिफाइंड हो, तो सो दैट हम दूसरे को समझ सके। कोई एक एलिमेंट डिफाइंड होगा तो दूसरा अपने आप ही समझ में आएगा। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ प्रेफरेंस, क्योंकि लॉ मेकर ने पूरा डिटेल डेफिनेशन बेटा किसका लिखा है, प्रेफरेंस का लिखा है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की पूरी डिटेल डेफिनेशन है, तो इसलिए हम लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किसको बोला जाता है वो डिस्कस करने वाले। तो इक्विटी अपने आप ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि यदि प्रेफरेंस क्लियर हो गया तो नो नीड टू वेस्ट अ टाइम, इक्विटी विल ऑटोमेटिकली बी क्लियर्ड ओवर देयर। तो अभी अलग से कोई टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब है वी जस्ट फोकस ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से आपको इक्विटी शेयर कैपिटल अपने आप ही समझ में आएगा। तो इसलिए हम लोग 2 पे आते हैं, एंड यहां पे आप देख सकते हैं बेटा, हियर वी हैव अ प्रोविजन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इट्स ए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बट अगेन किसके रेफरेंस में पढ़ेंगे, लिमिटेड बाय शेयर्स। दोनों में ही टर्म शेयर है, बट इंपॉर्टेंट है यहां पे एक वर्ड आ गया प्रेफरेंस, एंड द वर्ड प्रेफरेंस मींस व्हाट, प्रायोरिटी। तो इसका मतलब है सर एक पर्सन, हम लोग एक्स की बात कर रहे हैं, दूसरा पर्सन वाई है, दीज आर द 2 पर्सन, इसने भी शेयर होल्ड कर रखा है और इसने भी शेयर होल्ड कर रखा है। लेकिन जब बात आई बेनिफिट देने की, जब आई बात बेनिफिट देने की, और बेनिफिट मान लेते हैं डिविडेंड देने की, तो सबसे पहले बोला कि भाई साहब आपको देंगे हम, सबसे पहले बोला कि आपको देंगे, और आपका अमाउंट कितना होगा वो भी फिक्स है, तो उतना मिलेगा ही मिलेगा आपको, वो देंगे देंगे। तो इसका मतलब है आज से डोंट यू थिंक दैट वाई विल गेट द प्रायोरिटी ओवर एक्स, तो इसको क्या बोलेंगे, वाई विल गेट द प्रायोरिटी ओवर एक्स। तो बिकॉज ऑफ द प्रायोरिटी द शेयर एज हेल्ड बाय वाई विल ऑटोमेटिकली बिकम एज व्हाट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एंड एक्स के पास जो है बेटा, अब इसको नाम क्या देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो पहले एक जनरल टर्म में आपको समझना है, एक नॉर्मल टर्म, नॉर्मल इंटरप्रिटेशन आपको समझना है बेटा। तो कब हम लोग प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं और कब हम लोग इक्विटी की बात करते हैं। तो एज पर द जनरल क्राइटेरिया ऑफ द इंटरप्रिटेशन, कि सर टोटल शेयर कैपिटल का वो पर्टिकुलर पार्ट जो लोगों ने होल्ड कर रखा है, जो लोगों के पास है, लेकिन उन सभी लोगों को हमेशा कंपनी में प्रायोरिटी दिया जा रहा है जब कंपनी से किसी भी नेचर का कोई बेनिफिट प्रोवाइड करने की बात करते हैं।
तो जब भी किसी भी नेचर का कोई बेनिफिट प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं कि सर ये बेनिफिट शेयर होल्डर को दिया जाएगा, तो सबसे पहले ये होता है कि सर इन ग्रुप को पहले देने की रिक्वायरमेंट है, चाहे बचे या ना बचे। और सर यदि इनको देने के बाद नहीं बचा तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले आप जो दूसरा वाला ग्रुप है उनको नहीं दे सकते हो, क्योंकि हमने इनसे कमिटमेंट किया है कि आपको हम हमेशा प्रायोरिटी देंगे। तो बिकॉज ऑफ द कमिटमेंट विच हैज बीन मेड बाय द कंपनी, so that's why they will get the first preference over there, and because of the preference the nature of share will become what? It's a preference share capital. Are you getting my point? तो कहानी एक्चुअली क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, सिंपल टर्म में आपको क्राइटेरिया क्या याद रखना है, सर प्रायोरिटी किसको दिया जा रहा है, एंड जिसको प्रायोरिटी दिया जा रहा है तो अल्टीमेटली हमेशा उसी पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए प्रेफरेंस वर्ड यूज करेंगे, एंड वहां पे जितने भी शेयर उन लोगों ने होल्ड कर रखा है दे विल बिकम व्हाट? इट्स अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। एंड जितने भी शेयर है बेटा वो सब के सब क्या माने जाएंगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माने जाएंगे। इज इट क्लियर? तो ये ध्यान रखना। तो अब आते हैं इंटरप्रिटेशन पे, क्या क्या लिखते हैं, क्योंकि एक ही बेनिफिट की मैंने बात की तो उसके रिगार्डिंग पूरा टर्म पढ़ते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स अगेन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मींस अ पार्ट ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल। क्योंकि जो अनइशूड है तो अभी तो उसकी बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि अनइशूड का मतलब क्या है? जो अभी भी कंपनी को इशू करना बाकी है, एंड जब वो इशू करेगी तो उसमें से इक्विटी एंड प्रेफरेंस क्या होगा? इट्स अनसर्टेन। लेकिन जो ऑलरेडी इशू हो गया है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जितने भी शेयर कंपनी ने ऑलरेडी इशू किया उसका कुछ पोर्शन जो इशू किया गया उन सबको क्या दिया बेटा? प्रेफरेंशियल राइट दिया। प्लीज हाईलाइट द टर्म प्रेफरेंशियल, विच मींस प्रायोरिटी दी गई, एंड प्रायोरिटी रिगार्डिंग द बेनिफिट विच इज गोइंग टू बी गिवन। और वो प्रायोरिटी किसके ऊपर? अदर पार्ट के ऊपर, जो अदर पार्ट ऑफ है कैपिटल जो होल्ड कर रहे हैं उनके ऊपर दिया गया। तो अदर पार्ट को बेनिफिट देने से पहले किसको बेनिफिट देने की बात करेंगे? इस पर्टिकुलर पार्ट को देने की बात करेंगे, क्योंकि इनको हमने एक राइट कैरी करने के लिए दिया है, एंड विच इज नॉन एज द प्रेफरेंशियल राइट। तो यू कैन सी द टर्म पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो जब भी कंपनी से डिविडेंड डिक्लेयर करने की बात करेंगे, डिविडेंड प्रोवाइड करने की बात करेंगे, तो उनको सबसे पहले डिविडेंड दिया जाएगा। मे बी वो फिक्स अमाउंट के फॉर्म में हो या फिर एक स्पेसिफिक रेट फिक्स हो बेटा, क्योंकि मैंने अभी स्टेटमेंट यूज किया था कि जिनको प्रायोरिटी देने की बात करोगे उनका बेनिफिट का जो अमाउंट होगा डिविडेंड का वो हमेशा स्पेसिफाइड फिक्स होता है, एंड वो चेंज नहीं होगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। कंपनी चेंज फ्यूचर में करना चाहे तो डिफरेंट पार्ट, लेकिन फॉर अ टाइम में हम मान के चल रहे हैं सर वो रेगुलर वही मिल रहा है, हर साल वही दिया जा रहा है, क्योंकि इक्विटी का क्या होगा? दूसरे पार्ट का फ्लैक्चुएट हो सकता है, क्योंकि उनका कोई भी टर्म फिक्स नहीं होता है, कोई भी परसेंटेज ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होगा, बट इनका परसेंटेज ऑफ डिविडेंड हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा बेटा। अब जो डिविडेंड होगा मे बी टैक्सेबल एंड दैट कैन नॉट बी टैक्सेबल, इट डिपेंड्स। जब इनकम टैक्स आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि डिविडेंड पे टैक्स पे करना पड़ता है या फिर नहीं, एंड इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेगा, एंड डेफिनेटली वहां पे आप वो चीजें कैरी ऑन करेंगे बेटा। तो मैं तो लॉ के सारी चीजें यहां पे कैरी ऑन कर रहा हूं, तो लेकिन आपको टैक्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है और टैक्स पे ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इनकम टैक्स में आप पढ़ने वाले हैं। तो वहां पे ये एलिमेंट आएगा, यू जस्ट रिटेन द टर्म के राजीव सर ने यहां पे कुछ बोला था, एंड जो हम आगे जाके टैक्स में टर्म पढ़ेंगे तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस को पहले डिविडेंड देने की बात करेंगे, एंड आइदर विच मे बी इन रिस्पेक्ट ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट एंड दैट कैन आल्सो बी ऑन द बेस ऑफ द फिक्स रेट, एंड जो आपका कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन रेट जो होगा बेटा वो फिक्स होगा, रेट जो होगा फिक्स होगा, और ज्यादातर रेट के ही बात करते हैं। अमाउंट फिक्स करना सबके लिए क्या होगा? दिस इज रियली टू टफ टास्क, सो दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन डू, वी कैन फिक्स द रेट। मान लो 10% डिविडेंड, तो अब मेरे पास 5 लाख शेयर है तो उसका 10% होगा, किसी के पास 20 लाख शेयर है तो उसका 10%, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हुआ ना, क्योंकि सर इक्वली रेट सबके लिए क्या हो गया? वो क्राइटेरिया फिक्स हो गया। या तो हम अमाउंट फिक्स कैसे करेंगे भाई, एक शेयर पे हम लोग 5 रुपए डिविडेंड देंगे, 10 रुपए डिविडेंड होंगे, तब एक यूनिफॉर्मिटी आएगा। और यदि इस तरीके से नहीं करेंगे कि भाई साहब आप हो आपको 50 देंगे, आप हो आपको 100 देंगे, आप हो आपको भगा देंगे, तो ऐसा सिनेरियो नहीं होगा। तो इसका मतलब आप देना सबको है, तो इसका मतलब यू हैव टू डिसाइड द क्राइटेरिया सो दैट यूनिफॉर्मिटी शुड बी देयर, एक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। तो वो यहां पे स्टेटमेंट है बेटा। नाउ वी हैव नेक्स्ट पार्ट, सेकंड। तो पहला किसके रिगार्डिंग हो गया? इट्स ऑल अबाउट द व्हाट, यू कैन से द डिविडेंड। दूसरा, कंपनी से जब भी कैपिटल रीपे करने की बात करेंगे,
और कैपिटल सबसे पहले नंबर वन जब कंपनी वाइंडिंग अप होती है बेटा, तब हम लोग या तो रीपे करते हैं या फिर रिडक्शन ऑफ कैपिटल हो रहा है, तब हम उस अमाउंट ऑफ कैपिटल को क्या करेंगे, रीपे करते हैं। तो जैसे रीपे होगा तो इसका मतलब है रीपे ऑफ कैपिटल हो रहा है, तो इसका मतलब अभी मैंने क्या बताया, प्रेफरेंशियल। तो इसका मतलब सबसे पहले आगे आके खड़े हो जाएंगे कि सर हमारे पास प्रेफरेंशियल राइट है, तो इक्विटी को देने से पहले आप मुझे दो। तो इसका मतलब दैट विल आल्सो बिकम व्हाट, it's repayment in case of winding up or at any point of time repayment of capital. So the amount of capital shall be given to the whom, to the equity shareholder first or preference, it's always preference क्योंकि that, but why, क्योंकि they have a preferential rights, and preferential rights as already given by the whom, by the company itself, and that's why the company cannot deny. That's why company cannot deny. So that's why the benefit should be given at each and every point of time before giving to the whom, to the equity shareholder. तो इक्विटी को देने से पहले वो बेनिफिट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो रीपेमेंट either at the time of winding up or at any point of time, then such amount should be given to the preference first of the share capital or deemed to be capital, whatever it is. And क्यों, क्योंकि reason being you have again a preferential right. Either the premium can be there or your premium can be fixed or on you can say the scale basis. It's up to the company कि सर जो रीपे करेंगे तो वो रीपे जो होगा वो कितने अमाउंट प्रीमियम के साथ होगा, क्या वो प्रीमियम होगा भी या नहीं, इट्स बेसिकली डिसाइड बाय द कंपनी इटसेल्फ आइदर थ्रू मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो अभी क्राइटेरिया ऑफ द पेमेंट of you can say the capital which may be along with the premium and that cannot be along with the premium। वैसे तो एक बात कंफर्म है, कंपनी में पैसा लगा है तो इसका मतलब रिटर्न चाहिए, तो जब हमारा पैसा हमें वापस दे रहे हो तो एग्जैक्टली दोगे तो क्या फायदा लगाने का। तो जब भी आप रीपे कर रहे हैं देन कुछ तो कुछ बेनिफिट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो उस बेनिफिट के साथ आपको प्रोवाइड करने की बात करते हैं। तो दिस इज अगेन वन ऑफ द इंटरेस्टिंग, वन ऑफ द यूनिक पार्ट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो जस्ट फोकस ऑन द टर्म, क्या पॉइंट क्या लिखा हुआ है। तो कब कब बेनिफिट मिलेगा बेटा, रिपीट करें, नंबर वन जब सर डिविडेंड की बात करेंगे, नंबर टू कब मिलेगा सर जब रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं, तो डिविडेंड हो या फिर रीपेमेंट हो। डिविडेंड फिक्स्ड हो सकता है या फिर फिक्स्ड अमाउंट के फॉर्म में या फिर रेट के फॉर्म में, या तो फिक्स अमाउंट के फॉर्म में या फिर दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रेट। दूसरे पॉइंट पे आते हैं सर, जो यहां पे कैपिटल रीपे होगा तो डेफिनेटली प्रीमियम कैन बी देयर एंड प्रीमियम के लिए मे बी स्केल कैन बी देयर और फिक्स्ड प्रीमियम कैन बी देयर, बट इट्स आइदर मेमोरेंडम और आर्टिकल, उसके थ्रू स्पेसिफाइड किया जाएगा कि कितने अमाउंट ऑफ प्रीमियम रीपेमेंट करते टाइम आपको देने की रिक्वायरमेंट है। तो कंपनी विल डिसाइड आइदर थ्रू द मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये था नेक्स्ट पार्ट। तो इक्विटी इन प्रेफरेंस में आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अभी तक ये पॉइंट समझ में आ गया कि सर जहां पे प्रेफरेंस की बात करते हैं, जहां पे प्रायोरिटी की बात करते हैं, वो प्रेफरेंस की कैटेगरी में आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलेंगे। एंड जहां पे इस तरीके का आपको कोई प्रायोरिटी नहीं दिया जा रहा है तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ द इक्विटी एंड वो आप इक्विटी बन जाएंगे। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग लॉजिकली देखो रिस्क किसको बियर करना पड़ रहा है, इक्विटी। तो कल कंपनी में डिसीजन मेकिंग पावर भी किसके पास होना चाहिए, इक्विटी। एंड शायद इसीलिए इक्विटी के साथ ही हमने वोटिंग राइट की बात की, प्रेफरेंस के साथ कोई वोटिंग राइट की बात नहीं की गई है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो वहां पे हमने वोटिंग राइट की बात की, यहां पे कोई वोटिंग राइट की बात नहीं कर रहे, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट द ट्रू ओनर। ट्रू ओनर वो होता है बेटा जो कंपनी के लिए रिस्क बियर करता है, और रिस्क कौन बियर कर रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर बियर कर रहे हैं। इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट, एंड दिस ए यूनिक पार्ट, डीम्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो अभी तक प्रेफरेंस शेयर का पॉइंट समझ में आ रहा था, अभी एक और टर्म आया, डीम्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और यहां पे क्या लिखा है, कैपिटल शैल बी डीम्ड टू बी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नॉट विद स्टैंडिंग दैट इट इज इंटाइटल्ड टू आइदर और बोथ ऑफ द फॉलोइंग राइट। एंड व्हाट डज इट मीन, क्लॉज ए में जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं यहां पे, जो बेसिकली यहां पे ए और जो नेक्स्ट बी में हम लोग पढ़ेंगे बेटा, क्या वो दोनों ही आपको राइट मिले या फिर दोनों में से कोई एक राइट मिले। तो आइदर यू कैन गेट द राइट इन सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी, इट डजंट मैटर, उसकी बात नहीं करेंगे। बट अभी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है सर, जो ए में पढ़ रहे हैं जो इसके बाद बी में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इट्स टोटली डिफरेंट। तो ए में हम बात करेंगे, बी में बात करेंगे, तो दोनों राइट हो सकता है आपके पास या फिर हो सकता है दोनों में से कोई भी ना हो। सो इट्स ए टोटली डिफरेंस। तो इसलिए वर्ड क्या, नॉट विद स्टैंडिंग दैट इट इज एंटाइटल्ड टू आइदर और बोथ ऑफ द फॉलोइंग राइट्स और नॉट। तो इट्स टोटली इररिलेवेंट क्या वो दोनों राइट आपके पास है ही नहीं।
आइदर मे बी वन राइट और मे बी सेकेंड राइट और मे बी बोथ वन। तो थ्री ऑप्शन ओवर देयर सर, यहां पे जो राइट पढ़ रहे वो होगा, इसके बाद जो पढ़ेंगे या तो वो होगा या फिर दोनों हो सकता है। तो सर अल्टीमेटली डीम्ड प्रेफरेंस शेयर मतलब ये प्रेफरेंस शेयर हम इसको मान रहे हैं। एक तो वो हो गया जो एक्चुअली प्रेफरेंस शेयर है, एक तो वो हो गया एक्चुअली जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्ड कर रहे हैं, लेकिन एक डीम्ड की बात कर रहे हैं। तो डीम्ड वाले एलिमेंट में यहां पे क्या लिखा है बेटा, सिंपल दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड। तो यहां पे जो राइट की बात करें, जो आपको बेनिफिट देने की बात की जा रही है एंड जिसके बेसिस पे आप प्रेफरेंस होल्डर के प्रेफरेंस शेयर के पार्ट माने जा रहे हैं, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के पार्ट क्यों माने जा रहे हैं? क्योंकि रीजन बीइंग एक राइट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जो आगे स्टार्टिंग में आपका क्लॉज नंबर 3 सब क्लॉज ए में जो प्रोवाइड किया गया, जो सब क्लॉज नंबर यू कैन से दी ए ऑफ क्लॉज नंबर 2 में प्रोवाइड किया गया। और वो किसका पार्ट था बेटा? कहता है यू विल गेट द राइट ऑफ डिविडेंड। तो जब भी कंपनी से डिविडेंड पे होगा देन अगेन आपको वहां पे बेनिफिट देने की बात कर रहे थे। तो उस राइट को हटा दो, उसके बाद उसके अलावा हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं, उसके अलावा हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं। तो उसके अलावा जो बात कर रहा हूं क्या लिखा है? इन एडिशन टू द प्रेफरेंशियल राइट। तो इन एडिशन अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर राइट, it has a right to participate either fully or up to certain extent with a capital not entitled to what? Preferential right. So in addition to the dividend, the particular holder also having right to participate, that also having right to participate किसके साथ बेटा? जिनके पास वो प्रेफरेंशियल राइट नहीं है। तो किसके पास वो प्रेफरेंशियल राइट नहीं है? इक्विटी के साथ। तो मतलब इक्विटी के साथ आप स्टैंड कर रहे हैं एंड यू हैव राइट टू पार्टिसिपेट। और वो किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इन एडिशन टू द डिविडेंड, जो कंपनी में एक्स्ट्रा सरप्लस प्रॉफिट बचा। तो जो एक्स्ट्रा सरप्लस प्रॉफिट बचेगा उसमें कह रहे हैं सर आपको नहीं, मुझे भी मिलेगा साथ में। अब वो बोलते रहे कि सर हमारे पास प्रेफरेंशियल राइट पहले भी नहीं था और आप बीच में आ गए। आंसर इज नो, क्योंकि पहले से हमें पार्टिसिपेटिंग। तो आज से इनको नाम देते हैं बेटा क्या? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मान लो कंपनी में प्रॉफिट हुआ बेटा, सीधा नेट प्रॉफिट मान के चलते हैं 100 CR। प्रेफरेंस डिविडेंड जो नॉर्मल था वो हमने प्रोवाइड किया 50 CR। उसके बाद इक्विटी को प्रोवाइड किया, मान लेते 10 CR। तो स्टिल यहां पे कितने बच गए? 40 CR। अब कंपनी ये कह रही कि इस 40 में से हम लोग 20 अगेन, जो ये प्रॉफिट ये बचा है 40, ये सरप्लस हो गया। तो इस सरप्लस में 20 करोड़ और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब यहां पे 20 करोड़ जैसे डिस्ट्रीब्यूट करने की बात होगी तो यहां पे ये लोग खड़े हो जाएंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूट यदि ये लोग नहीं होते तो किसको करते बेटा? सिर्फ इक्विटी, विच मींस द होल्डर ऑफ द शेयर्स, जिनके पास कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, तो हम वो क्या हो जाएंगे? वहां पे खड़े हो जाएंगे। तो अब वहां पे साथ में उनके कौन खड़े होने वाले? कुछ ऐसे लोग जिनको बोला गया कि सर एक्स्ट्रा सरप्लस जो प्रॉफिट है उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करने का राइट है, इन एडिशन टू द अर्लियर डिविडेंड राइट। तो जो डिविडेंड राइट है उसके अलावा आपको सरप्लस में भी क्या है बेटा? यू हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट। सो यू जस्ट इमेजिन, यू जस्ट थिंक अबाउट इट। तो वहां पे भी हमें क्या मिल गया? एक एडवांटेज मिल गया। तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? डीम्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डीम्ड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और क्यों? क्योंकि रीजन बीइंग दे विल बिकम द पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर और कैपिटल। बट प्लीज मेक श्योर, ऐसे शेयर होल्डर तभी होते बेटा, ऐसे शेयर कैपिटल तभी होता है जब कंपनी, जब वो प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो एट दैट टाइम वो कंडीशन लिखा जाता है कि सर आप आज से आपको पार्टिसिपेटिंग का भी राइट होता है एक्सेस सरप्लस में। एंड यदि वो पार्टिसिपेटिंग का राइट नहीं है या क्वेश्चन साइलेंट है, तो ये तो मना किया गया तो साइलेंट है, तो इसका मतलब वो हमेशा क्या माने जाएंगे? नॉन पार्टिसिपेटिंग। तो आज के बाद एग्जाम में क्या याद रखना है? इफ देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन रिगार्डिंग द पार्टिसिपेशन additional you can say the profit surplus, then they will become deemed preference shareholder, which means participating। तो आज से वो शेयर कैपिटल क्या बन जाएगा? डीम्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, दैट राइट टू पार्टिसिपेट इन एक्सेस सरप्लस प्रॉफिट अलोंग विद द इक्विटी शेयर होल्डर। दूसरा किसके रिगार्डिंग? कैपिटल के रिगार्डिंग।
कैपिटल के रिगार्डिंग अगेन क्लॉज नंबर बी में जो रीपेमेंट में आपको पार्टिसिपेट करने का राइट था, तो क्लॉज बी के राइट को छोड़ दो, क्लॉज बी का जो राइट था यू जस्ट इग्नोर इट। तो क्लॉज जो बी में राइट है बेटा वो तो राइट रहेगा ही रहेगा। तो अपार्ट फ्रॉम क्लॉज नंबर बी जो हमने किसमें, अपार्ट फ्रॉम सब क्लॉज नंबर बी और सब क्लॉज नंबर बी ऑफ क्लॉज नंबर 2, अपार्ट फ्रॉम क्लॉज यू कैन से सब क्लॉज नंबर बी ऑफ क्लॉज नंबर 2, उसको छोड़ के वो तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा अगेन आपको क्या दिया गया, अगेन इन दिस केस व्हाट, इट्स राइट टू participate, again right to participate. So the right to participate here will automatically become as what, deemed preference share capital, और जिन लोगों ने होल्ड कर रखा है वो क्या बन जाएंगे, participating preference share holders, ये बन जाएंगे बेटा। बट अगेन ये कब किस में पार्टिसिपेट करने की बात कर रहे हैं, आइदर यू हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट फुली, जितना जिसको इक्विटी शेयर को राइट था उसके अकॉर्डिंगली कंप्लीटली इक्वल राइट सबको दिया जा रहा है, या फिर लिमिटेड एक्सटेंट दैट यू कैन पार्टिसिपेट अप टू 30%, 20%, 50%, एनीथिंग कैन बी देयर, और आइदर इक्वली कि जितना मुझे राइट है उतना ही आपको राइट मिलेगा पार्टिसिपेट करने का। और वो किसके साथ करने का, जिनके पास वो प्रेफरेंशियल राइट नहीं है। बट वो किस में हम राइट करेंगे, वो किस में वो पार्टिसिपेट करने का, सरप्लस कैपिटल, अमाउंट ऑफ सरप्लस कैपिटल की बात करते हैं। तो सरप्लस कैपिटल अब सर क्या होता है, तो प्लीज लेट मी नो सरप्लस कैपिटल। मान लो कंपनी वाइंडिंग अप में गई, तो वाइंडिंग अप में सारे एसेट्स को बेच के कंपनी के पास कितना अमाउंट आ गया बेटा, लेट्स से 1000 करोड़। लायबिलिटी पे की हमने 200 करोड़ की लायबिलिटी थी, पे ऑफ हो गया पूरा, तो अब बचे कितना 800 करोड़। तो 800 करोड़ में से अब सबसे पहले जो प्रेफरेंस होल्डर उनको वापस कर देते हैं, 200 करोड़ के प्रेफरेंस थे, तो बचे कितने बेटा, यहां पे 6 बच गए। अब इक्विटी आ जाते हैं, इक्विटी का था यहां पे बेटा फॉर एग्जांपल 400, तो बचा कितना 200 सीआर सर बचा हुआ है, तो दिस विल बिकम व्हाट, इट्स अ सरप्लस अमाउंट ऑफ कैपिटल। सरप्लस अमाउंट ऑफ कैपिटल मतलब सब कुछ पे ऑफ करने के बाद जो कैपिटल बच जाए, एंड सब कुछ पे ऑफ करने का मतलब है लायबिलिटी भी पे ऑफ हो गया, जितने भी कैपिटल थे वो भी पे ऑफ हो गया, तो अब 200 करोड़ और बचा हुआ है। नॉर्मली ये सब पूरा कंप्लीट किसका होता है बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। ये सब नॉर्मली किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। लेकिन अब फिर से बीच में टांग अड़ाने वाले कुछ लोग आ गए, क्यों, क्योंकि उनको पहले से प्रेफरेंशियल राइट दिया गया, तो उनको पहले से प्रेफरेंशियल राइट दे दिया गया, दैट राइट टू पार्टिसिपेट, राइट टू पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर 200। अब यह तो हो सकता है इनको बोला जाए 10% राइट है, 30% राइट है, या फिर इक्वली अब आप पार्टिसिपेट करेंगे, तो यू हैव अ फुल्ली यू कैन से द फुल राइट टू पार्टिसिपेट अलोंग विद द इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर वो बेटा जिनके पास एज सच कोई पार्टिसिपेशन का राइट अर्लियर नहीं था। तो अब आई होप समझ में आ रहा है कि 200 जो करोड़ बचा बेटा वो बेसिकली ये 10 और 30% के फॉर्म में या फिर इक्वल फॉर्म में क्या होने वाले, पार्टिसिपेट करने वाले। तो जिसको ये प्रायोरिटी ऑफ पार्टिसिपेशन दिया, सो दे विल आल्सो बिकम एज व्हाट, इट्स a participating preference shareholder, they will become the participating preference shareholder, and that's why उनको नाम क्या देंगे, डीम्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो बेसिकली कंक्लूजन क्या निकला बेटा, यदि मैं कंक्लूड करने की बात करूं तो ओवरऑल कंक्लूजन यहां पे क्या निकल का है कि सर जब हम लोग इक्विटी की बात करें तो इक्विटी की डेफिनेशन कुछ नहीं है, हमारे लिए डेफिनेशन किसका इंपॉर्टेंट है, प्रेफरेंस की। और प्रेफरेंस के डेफिनेशन के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ध्यान से बारीकी से समझना पड़ेगा कि सर जिसके पास भी प्रेफरेंशियल राइट, जिसके पास भी प्रायोरिटी है, उसको क्या बोलेंगे आज से, प्रेफरेंस शेयर। लेकिन वो राइट दो दो सिनेरियो में रखा गया है, इसका मतलब है वो आपका क्लॉज नंबर 2 में भी रखा गया है, क्लॉज नंबर 3 में भी रखा गया है। बट क्लॉज नंबर 3 इट्स डायरेक्ट प्रेफरेंस शेयर, क्लॉज नंबर 2 एंड क्लॉज नंबर 3 टॉक्स अबाउट द डीन प्रेफरेंस शेयर्स। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोविजन व्हाट द लॉ मेकर एक्चुअली वांट टू एक्सप्लेन ओवर देयर। तो लॉ मेकर एक्चुअली क्या चाहते हैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना। तो इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। तो ये डेफिनेशन है बेटा जो आपको ध्यान में रखना है। जहां पे भी डाउट हो तो प्लीज टेक्स्ट मी ऑन माय नंबर, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माय नंबर, वो नंबर आपके पास ऑलरेडी है, तो आप उसमें आराम से मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब सेक्शन 43 यहां पे बोला गया है कहां पे अप्लाई नहीं होगा,
तो हम बात करें सेक्शन 43 कहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, तो उसके रिगार्डिंग, तो सेक्शन 43 शेल नॉट अप्लाई ओवर विच कंपनी, प्राइवेट कंपनी। बट प्राइवेट कंपनी पे ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल अपने आप ही अप्लाई नहीं होगा। वेयर MOA और AOA सो प्रोवाइड का मतलब क्या है कि यदि लिखा हुआ है कि हम लोग सेक्शन 43 को फॉलो नहीं करेंगे, तो सेक्शन 43 यदि हम लोग लिखते हैं कि नहीं फॉलो करेंगे, तो डोंट यू थिंक दिस विल बिकम अ प्रिविलेज फॉर प्राइवेट कंपनी, दैट प्राइवेट कंपनी थ्रू आर्टिकल और मेमोरेंडम कैन गेट इटसेल्फ एग्जम्प्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रोविजन। तो वो अपने आप को इससे बाहर रख सकते हैं, अपने आप को समहाउ कहने की एग्जम्प्ट की कैटेगरी में रखना चाहे रख सकते हैं। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल में प्रोविजन ऐड करने की रिक्वायरमेंट है बेटा। एंड जब तक उस मेमोरेंडम और आर्टिकल में प्रोविजन नहीं लिखेंगे, टिल दैट पीरियड सेक्शन 43 एप्लीकेबल रहेगा। दूसरा, किस पे अप्लाई नहीं होगा, स्पेसिफाइड IFSC पब्लिक कंपनी, बोले तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर पब्लिक कंपनी, अगेन मेमोरेंडम और आर्टिकल यदि प्रोवाइड करते हैं बेटा, तो ये अगेन एग्जम्प्टेड रहेगा। तो वेयर MOA और AOA ऑफ सच कंपनी प्रोवाइड फॉर इट, एंड प्रोवाइड फॉर इट का मतलब क्या है, एंड इट्स अगेन नॉन एप्लीकेबिलिटी, इट्स अगेन नॉन एप्लीकेबिलिटी, देन यू विल डेफिनेटली गेट द एग्जम्पशन, then definitely the exemption and it's a section 43 for these two company क्या मिल गया, प्रिविलेज मिल गया। एंड ये दोनों ही कंपनी को सेक्शन 43 फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब जो स्ट्रक्चर है शेयर का उसके अकॉर्डिंगली आपको रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट्स ऑलवेज फील फ्री टू डू एनीथिंग, इट्स योर चॉइस। तो 43 का जो प्रोविजन था क्लासिफिकेशन काइंड ऑफ शेयर, तो उसकी रेलेवेंसी नहीं है, तो वो आपको यहां पे फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 43 एंड 44 एंड सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 84 ये हमने डिस्कस किया। तो सेक्शन 2 क्लॉज 84 डेफिनेशन ऑफ शेयर, सेक्शन 44 नेचर ऑफ शेयर, एंड देन वी हैव सेक्शन नंबर 43 अलोंग विद एक्सप्लेनेशन ऑफ 43, एंड उसमें किसकी बात कर रहे थे हम लोग, काइंड्स और क्लासिफिकेशन ओवर देयर। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द नॉर्म्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोविजन। तो ये था बेटा प्रोविजन, ये था वो कहानी जो हम लोगों को इस पर्टिकुलर सेगमेंट में पढ़ना था। तो आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बट उससे पहले एटलीस्ट हमें यह पता होना चाहिए सर शेयर क्या होता है, कितने कैटेगरी के होते हैं, एंड देन फिर उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। एंड अगेन सेक्शन कैन बी यू कैन से व्हाट अप्स एंड डाउन, मतलब सेक्शन आगे पीछे हो सकता है, नो नीड टू वरी अबाउट इट, बट प्रोविजन हम लोगों को सारे पढ़ने हैं। तो ये कहानी अभी मैं यहां पे स्टॉप करता हूं, देन इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो टाइप्स के रिगार्डिंग, काइंड्स के रिगार्डिंग एंड डेफिनेशन, ये पूरा पार्ट खत्म किया हम लोगों ने। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो आगे मूव करेंगे बेटा, तो अगला जो पॉइंट रहेगा वो किसके रिगार्डिंग बात करेंगे, how the share is going to be issued, then we have a different methods, then we'll discuss accordingly। तो आई होप यहां तक का प्रोविजन आपको समझ में आएगा, तो आगे हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे बेटा। थैंक यू सो मच।